हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी फिर बने दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता। लोकप्रियता के मामले में कोई भी नहीं है मोदी जी के आसपास। जी हाँ, सर्वे में सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ, जो बाइडेन सुनक भी रह गए मोदी जी से बहुत पीछे। पूरी जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे जहाँ पर भारतीय सेना ने खा ली है अनंतनाग में घिरे हुए 2 से 3 आतंकवादियों को मार गिराने की कसम। जी हाँ, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस की सबसे बड़ी जानकारी। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर नहीं होगी पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज। अनंतनाग एनकाउंटर के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का सबसे बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां क्या कभी भी पाकिस्तान पर हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक। भारत की जनता में देखने को मिला आक्रोश, अब सता रहा पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का डर। अभी आपको बताएंगे जहां पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखी है इस मामले पर चिट्ठी। बताएंगे दोस्तों क्या है वो मामला, सारी जानकारी आपको बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि अनंतनाग में शहीद हुए भारतीय सेनाओं के शहादत को मोदी सरकार को खाली नहीं जाने देना चाहिए और इसका बदला जरूर लेना चाहिए दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पीएम मोदी फिर बने दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता। लोकप्रियता के मामले में कोई भी नहीं है उनके आसपास। सर्वे में बहुत बड़ा खुलासा। ऋषि सुनक, जो बाइडेन भी रह गए बहुत पीछे। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामलों में अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी हुई है। हर बार की तरह इस बार भी जी हाँ, मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी को 76% भारतीयों का समर्थन प्राप्त हुआ है, जबकि उनके विरोध में सिर्फ 18% लोग हैं। वहीं 6% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी है। जी हाँ, दूसरी सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति अलेन बेरसेत को मिली है, जो कि 64% है। वहीं मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को 61% लोगों ने सराहा है। आपको बता दें कि पहले की रेटिंग्स में भी पीएम मोदी टॉप पर रहे थे। जो हमारे खबरों से लगातार जुड़े हुए हैं सालों साल से, उनको पता होगा कि पीएम मोदी जी लगातार हर बार की तरह टॉप पर रहे हैं। पहले भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज, 5वें नंबर पर इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस लिस्ट में उनके बाद है। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक ये ताजा अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट 6 से 12 सितंबर 2023 के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। अप्रूवल रेटिंग प्रत्येक देश में वयस्क नागरिकों की प्रतिक्रियाओं की 7 दिनों तक चलने वाले औसत की गणना की शामिल है। बता दें कि दिल्ली G20 सम्मेलन के घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जो कि भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी सफलता थी। सम्मेलन के अंत में पीएम मोदी ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत की अध्यक्षता में वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों की आवाज उठाई गई। भारत में हुए G20 सम्मेलन की थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य थी, जिसको देख करके पूरा विश्व और जो देश G20 में शामिल हुआ दोस्तों, उसने पीएम मोदी की जमकर गाथा गाया। उनको मोदी जी का एक एक मुद्दा पसंद आया दोस्तों। ऐसा एक भी नेता या यूं कह लें कि विदेशी शीर्ष नेता नहीं था जिसको पीएम मोदी से जरा भी उनके मुद्दे से दुख हुआ हो। बहरहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर हर बार की तरह इस बार भी नंबर 1 स्थान पाया है दोस्तों, और पूरे दुनिया में पीएम मोदी जी नंबर 1 नेता बन चुके हैं। वैसे में पीएम मोदी जी को आप लोग कांग्रेचुलेशन भारी मात्रा में कहिएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से। और क्या आपको भी गर्व है कि आपके पास पीएम मोदी जैसे प्रधानमंत्री है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अनंतनाग में घिरे 2 से 3 आतंकवादियों को मार गिराएंगे। जी हां, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबसे बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें एडीजीपी कश्मीर ने कहा है कि सेवानिवृत्त पुलिस सेना अधिकारियों को घात परिकल्पना से बचना चाहिए और ये ऑपरेशन विशिष्ट इनपुट पर आधारित है। ऑपरेशन जारी और घिरे हुए सभी 2 से 3 आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और जब तक इनको मार गिराया नहीं जाएगा तब तक भारतीय सेना चैन से नहीं बैठने वाली। दोस्तों आपको बता दें कि अनंतनाग ऑपरेशन में एक और अपना जवान शहीद हो गया है। जवान कल से ही लापता बताया जा रहा था। सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि अनंतनाग क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ संयुक्त सुरक्षा अभियान के दौरान बलों ने ड्रोन का उपयोग करके संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने पर ग्रेनेड गिराए। क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों के समूह को निशाना बनाने के लिए सैनिकों द्वारा ग्रेनेड लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को श्रीनगर लाया गया। अनंतनाग में अब तक 4 जवान शहीद हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक 3 जवान के शहीद होने की खबर थी, लेकिन अब ये
चौथा जवान भी शामिल हो गया है जो शहीद हो चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, बड़े दुख के साथ आपको ये खबर बतानी पड़ रही है, लेकिन आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार को अपनी भारतीय सेनाओं के शहादत का बदला लेना ही चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट में अपनी राय अवश्य रखिएगा, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अनंतनाग एनकाउंटर के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा नहीं होगी पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार की द्विपक्षीय सीरीज। जी हाँ, श्रीलंका में एशिया कप खेला जा रहा है। अगले महीने भारत एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। इस बीच केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने एक कार्यक्रम के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पहले फैसला किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की द्विपक्षीय सीरीज तब तक नहीं होगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ पर रोक नहीं लगाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीसीसीआई ने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ तब तक द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेंगे जब तक वे आतंकवाद, सीमा पार हमलों और घुसपैठ को खत्म नहीं कर देते। मुझे लगता है कि देश और देश की भावनाएं जनता भी वैसी ही है। उनका ये बयान बुधवार को अनंतनाग में हुए एनकाउंटर के बाद आया है, जिसमें भारत ने 3 अफसरों को खो दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या इस फैसले को आप बिल्कुल सही मानते हैं? अपनी राय अवश्य रखिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली बनेगा खालिस्तान, भारत तेरे टुकड़े होंगे। कनाडा में भरी भीड़ में आतंकी पन्नू के गार्डों ने उड़ाई सिख मर्यादा की धज्जियां। जी हाँ दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस का खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से भारत के प्रति जहर उगला। मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद पन्नू ने हमेशा की तरह गीदड़ भभकी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जयशंकर जी को चुनौती दे रहा है। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर को सरे में दोबारा खालिस्तान जन्म संग्रह हो रहा है, जहां हमारा साथी मारा गया वहां आजादी की लड़ाई फिर शुरू होगी। गौरतलब है कि पहले कनाडा के एक स्कूल में खालिस्तान जन्म संग्रह रद्द किया गया और अब सारे सरे में भी ये बुरी तरह विफल हो गया। इस चीज से तिल मिलाए आतंकी पन्नू अपने निजी गार्डों के घेरे में कनाडा के अलग अलग शहरों में घूम रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब और दिल्ली को खालिस्तान बनाने की बात करने वाला आतंकी पन्नू खुद ही अपने सुरक्षा गार्डों के माध्यम से सिख मर्यादा की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिया। दरअसल आतंकी पन्नू का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने उसके निजी गार्ड मर्यादा की तौहीन करते दिखाई दिए। कनाडा में एक अरदास में शामिल होने पहुंचा पन्नू खुद तो अपना सिर ढांप रहा था, लेकिन उसके सुरक्षा गार्ड नंगे सिर अरदास में शामिल हुए। बता दें कि पन्नू 10 सितंबर को सरी के एक गुरु घर में रेफरेंडम करवाने के लिए कनाडा में पहुंचा था, जहां उसने भारत के प्रति जमकर जहर उगला। इस दौरान उसने कहा कि दिल्ली को हम खालिस्तान बनाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इतना ही नहीं, उसने इस बीच अपने समर्थकों द्वारा खालिस्तान के जमकर नारे भी लगाए और लगवाए। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि 2 जुलाई को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने आतंकी हरदीप निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर इस गुरुद्वारे का प्रधान भी था। वो गुरुद्वारे से बाहर पार्किंग में अपनी कार में था। इसी दौरान 2 युवक मोटरसाइकिल पर आए और फायरिंग शुरू कर दी और उसकी वहां मौत हो गई। बहरहाल इसी हत्या को लेकर पन्नू बौखलाया हुआ है दोस्तों, और उसको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार या यूं कह लें भारत सरकार ने निज्जर को मरवाया हो, ऐसा दोस्तों पन्नू को लगता है और पन्नू और ज्यादा भड़कता दिखाई दे रहा है। बहरहाल जिस प्रकार से भारत को लेकर ये अपशब्द कहे जा रहे हैं पन्नू के द्वारा, जिसको हमें कहने में भी दोस्तों संकोच होता दिखाई दे रहा है, ऐसे में पन्नू को करारा जवाब तो मिलना ही चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? अपनी राय अवश्य रखिएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां भारत में G20 समिट की सफलता पर रो रहे पाकिस्तानी, कहा ये पीएम मोदी का कमाल, हम तो रह गए पीछे। जी हां, भारत की अध्यक्षता में सफलता पूर्वक संपन्न हुए G20 समिट को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। दरअसल G20 समिट के सफल आयोजन के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का वैश्विक स्तर पर और ज्यादा कद बढ़ गया है। G20 समिट में दिल्ली घोषणा पत्र पर सदस्य देशों की सहमति बनाना भारत की बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस घोषणा पत्र में मजबूत, संतुलित और समावेशी विकास में तेजी लाने, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन और वैश्विक चुनौतियों से निपटने व समाज के सभी क्षेत्रों के रूप में योगदान के लिए नीति निर्माताओं के रूप में महिलाओं की सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देने जैसी अहम बातों का जिक्र है। भारत के प्रस्ताव पर अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सदस्य बनाने पर भी सहमति बन गई है। G20 समिट की सफलता पर पाकिस्तानी जनता जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते नहीं थक रही, तो वहीं अपनी सरकार को जमकर कोस रही है। चंद्रयान मिशन की सफलता हो या G20 समिट अथवा क्रिकेट मैच में भारत की शानदार जीत, और पाकिस्तानी लोग खुलकर भारत और पीएम मोदी की नीतियों का स्वागत और तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी लोग भारत को अब बहुत मजबूत देश के रूप में देख रहे हैं और अपने से यानी पाकिस्तान से भारत को 50 साल आगे बता रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के ताकतवर देशों का भारत
भारत में जमावड़ा हुआ। G20 समिट को लेकर पाक के लोगों की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया सामने आई। जी हाँ दोस्तों, एक शख्स, पाकिस्तानी शख्स कहता है कि आज जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो भारत टॉप 20 देशों की मेजबानी कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है और भारतीयों के लिए गर्व का पल है। ऐसे ही दोस्तों एक से एक कमेंट देखने को मिले हैं भारत के पक्ष में, भारत की तारीफ में। बहरहाल इस पर आपका क्या कहना? अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, G20 पर बयान देते हुए ब्रिटेन के अर्थशास्त्री ने बांधे पीएम मोदी के तारीफ के पुल। कहा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बहुत बेहतर राजनेता है पीएम मोदी। जी हाँ, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने कहा है कि G20 घोषणा पत्र वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए ठोस प्रयासों की दिशा में पहला कदम हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की तुलना में दूरदर्शी राजनेता की तरह दिखने लगे हैं। ब्रिटेन के अर्थशास्त्री ओ नील वही शख्स हैं जिन्होंने ब्राजील, रशिया, भारत और चीन के समूह को ब्रिक नाम दिया था। हालांकि बाद में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसका नाम ब्रिक्स हो गया। बहरहाल दोस्तों, पीएम मोदी के तारीफ के लिए ब्रिटेन के अर्थशास्त्री को थैंक यू जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां संयुक्त अरब अमीरात के डिप्टी पीएम ने जारी किया नक्शा, पीओके को बता दिया भारत का अभिन्न अंग, पाकिस्तान को दे दिया करारा झटका। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को सिखा दिया यूनाइटेड अरब अमीरात ने बड़ी सीख। आपको बता दें, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को अब उसके मित्र देशों का ही साथ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के करीबी रहे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इस बात को स्वीकार किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का इंटीग्रल पार्ट है यानी अभिन्न अंग है। इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात ने नक्शा दिखाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है, जो पाकिस्तान के लिए एक तरह से झटका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को दिखाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यूएई के उप प्रधानमंत्री की तरफ से साझा किए गए वीडियो में पूरे कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। इसमें पीओके और अक्साई चीन का हिस्सा भी शामिल है। बता दें कि पीओके वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। गौरतलब है कि भारत हमेशा से दावा करता रहता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भारत का अभिन्न अंग है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। पाकिस्तान सरकार कहती रहती है कि पीओके उनका है, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि उन्होंने इसे अवैध रूप से लिया है और ये बात खुद पाकिस्तान भी जानता है। लेकिन दोस्तों, कभी पाकिस्तान के करीबी रहे यूएई, उसने ही पाकिस्तान को तगड़ा वाला झटका दिया है दोस्तों। और कोई मुद्दा नहीं जिसको भारत भी नहीं सोच सकता कि यूएई कभी ऐसा कर सकता है, और यूएई ने ऐसा करके दिखा दिया दोस्तों। पीओके को भारत का अभिन्न अंग बता दिया है और पाकिस्तान को तगड़ा वाला झटका दिया है और इशारों ही इशारों में बड़ा इंडिकेशन दे दिया है पाकिस्तान को कि कहीं अगर तुम ख्वाब ये देख रहे हो कि पीओके तुम ले लोगे तो वो भूल जाओ, क्योंकि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। बहरहाल दोस्तों, आपको यूएई को थैंक यू कहना तो बनता ही है, लेकिन पाकिस्तान में आग तो जरूर लगेगी दोस्तों। इस बात को लेकर चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सुनवाई करेगा अमेरिकी आयोग। मुस्लिम गो हत्या कानून जैसे धार्मिक स्वतंत्रता पर होगी सुनवाई, जिसके लिए उगला जहर दरअसल अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने घोषणा की है कि वो अगले सप्ताह भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच 2 सफल द्विपक्षीय बैठकों के बाद USCIRF ने घोषणा में कहा है कि ये सुनवाई इस बात पर होगी कि अमेरिकी सरकार उल्लंघनों को समाधान निकालने के लिए भारत सरकार के साथ कैसे काम कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जून में अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा और सितंबर में नई दिल्ली में बाइडेन की यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठकें हुई थी। मोदी की वॉशिंगटन डीसी की राजकीय यात्रा अमेरिका और भारत के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाती है। USCIRF ने कहा कि पिछले दशक में भारत सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली भेदभावपूर्ण नीतियां बनाई और लागू की है, जिनमें धर्मांतरण विरोधी कानून, गोहत्या कानून, धर्म के आधार पर नागरिकता को प्राथमिकताएं देने वाले कानून और नागरिक संस्थाओं के लिए विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध शामिल है। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से भारत के अंदर भारत में कैसे कानून होने चाहिए जो भारत की जनता ने सपोर्ट किए हैं, अब ऐसे में उन कानूनों पर ये अमेरिका का आयोग कौन होता है, सवाल जवाब करने वाला, सुनवाई करने वाला, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां विदेश मंत्री के बाद अब चीन के रक्षा मंत्री हुए गायब। अमेरिका ने किया बड़ा दावा, कहा कुर्सी जा चुकी है, चल रही है जांच। और गायब भी ऐसे वैसे नहीं हुए हैं दोस्तों, भरी मीटिंग से खींचकर निकाले गए हैं चीनी रक्षा मंत्री। जिनपिंग के करीबी मंत्री के साथ इतना बुरा का बुरा सलूक क्यों, तो आपको बता दें, पड़ोसी देश चीन में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आसमान छूती बेरोजगारी दर और आर्थिक संकट
संकट की आशंकाओं के बीच सियासी गलियारों में भी उठापटक चल रहा है। विदेश मंत्री किन गांग के लापता होने के बाद अब चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू पिछले 2 सप्ताह से गायब हैं। एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने चाइना के रक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाया है। इससे चीन में संभावित भ्रष्टाचार के खात्मे के बीच रक्षा मंत्री को पद से हटाए जाने की अटकलें तेज है। लेकिन आपको उससे पहले बता दें, जहां अमेरिका का क्या बयान आया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उनके खिलाफ जांच चल रही है। भ्रष्टाचार के मामले में चीन रक्षा मंत्री की राष्ट्रपति शी जिनपिंग जांच करवा रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका का मानना है कि ली शांगफू को उनके रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया है। इसके साथ उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। जी हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर आई है दोस्तों। जनरल ली करीब 2 सप्ताह से ना तो सार्वजनिक तौर पर देखे गए हैं और ना ही वो अपने मंत्रालयों की बैठकों में कथित तौर पर शामिल हुए हैं। वो 29 अगस्त को आखिरी बार दिखाई दिए थे। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कंगाली के कगार पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फंड नहीं मिला तो ठप हो सकती है उड़ाने। बता दें, आर्थिक कंगाली के बीच पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमानन सेवा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का काम ठप होने की कगार पर है। इस बात को पीआईए ने भी शुक्रवार यानी 15 सितंबर को स्वीकार किया। पीआईए ने माना है कि हालात बेहद खराब हो गए हैं। पीआईए को बिल और वेतन का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कर्ज बढ़ जाने के कारण उसे अपनी 31 में से 14 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करनी पड़ी हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज ने कहा कि एयरलाइन में बैठकों बैंकों से कुछ फंड जोड़ा है, लेकिन इससे मदद मिलने में अभी समय लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम बैलेंस शीट की चुनौतियों के कारण संघर्ष करते हैं। हफीज ने अपने ताजा बयान में कहा है कि गुरुवार को 3 उड़ानें रोक दी गई और वेतन का भुगतान भी देर से किया गया। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के पास विदेशों में तैनात राजनयिकों को भी वेतन देने के पैसे नहीं है। कंगाली का आलम इतना बुरा हो चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान के पास विदेशों में अपने दूतावासों में तैनात राजनयिकों को देने के लिए भी पैसे नहीं है। इस कारण पिछले 3 महीनों से कुछ राजनयिक मिशनों में तैनात पाकिस्तानी राजनयिकों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है। विदेशों में तैनात होने के कारण इन राजनयिकों को वेतन डॉलर में किया जाता था। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत के नए प्रोजेक्ट से इस मुस्लिम देश को भारी नुकसान, रशिया की भी बढ़ेगी टेंशन। दरअसल भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के बीच एक मेगा प्रोजेक्ट को लेकर सहमति बनी है। इस प्रोजेक्ट का नाम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर की मदद से भारत से यूरोप तक रेल और जहाज के माध्यम से पहुंचा जा सकेगा। इस कॉरिडोर को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का भी जवाब माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में भारत के अलावा अमेरिका, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां यूके ने वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाकों की प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप। जी हाँ, यूके ने रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। वैगनर आर्मी ने यूक्रेन में रशिया के हमले में सबसे बड़ा योगदान दिया था। बेहद आक्रामक तरीके से कई क्षेत्रों में कब्जा करने में वैगनर के लड़ाकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां आतंकवादी उगलता ड्रोन लश्कर अपना रहा भारत में घुसपैठ का नया तरीका। दरअसल ड्रोन के जरिए भारत में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की बात तो पुरानी हुई, अब लश्कर के आका आतंकवादियों को ड्रोन के जरिए सीमा पार भेज रहे हैं। क्या निकट भविष्य में सीमा पर आतंकवादी घुसपैठ की घटनाएं अतीत की बात हो जाएंगी? क्या ड्रोन के जरिए आतंकी सीधे भारत आएंगे और तबाही मचाएंगे? हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसे न्यूज 18 की तरफ से शेयर किया गया है। इस वीडियो में ड्रोन से एक आतंकी बाहर निकलते हुए दिखाया जा रहा है। हालांकि हम दोस्तों, हमारा चैनल इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। बार बार कंटीले तारों वाली सीमा से आतंकियों की घुसपैठ नाकाम होने के कारण पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा इस बार अलग रणनीति अपनाने जा रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक आतंकी ड्रोन से दलदल में कूदता दिखाई दे रहा है। ड्रोन के जरिए ये ट्रेनिंग चल रही है दोस्तों। न्यूज 18 की ये रिपोर्ट है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको बता दें, शहीद कर्नल मेजर की अंतिम विदाई में हर आंख हुई नम। सेना की वर्दी पहन बेटे ने किया सैल्यूट, हाथ जोड़े खड़ी रह गई मां। जी हाँ, अनंतनाग के कोकेरनाग में पहाड़ी पर घेरे गए आतंकियों से 4 दिनों से मुठभेड़ जारी है। ड्रोन से बम गिराए जा रहे, रॉकेट लॉन्चर से वार करके आतंकियों पर प्रहार किया जा रहा। इन्हीं आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान बुधवार को शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष को कल सुबह से लेकर पूरे दिन शुक्रवार को देश ने अंतिम विदाई दी। देश की रक्षा में सिर्फ एक सैनिक शहीद ही नहीं होता, देश एक राष्ट्र रक्षक को खोता है, परिवार अपने बेटे को खोता है, पति को, पिता को खोता है। मोहाली के कर्नल मनप्रीत सिंह को 7 साल के बेटे कबीर ने एक सैनिक की तरह वर्दी पहनकर मुखाग्नि दी। इस दौरान बेटे और बेटी ने सैल्यूट किया, पत्नी और मां ने हाथ जोड़कर अंतिम प्रणाम किया। जी हाँ दोस्तों, आप श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा शहीद हुए अपने इस सैनिक को। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अब सता रहा है एयर स्ट्राइक का डर पाकिस्तान को। अनंतनाग में क्या हमला करके बड़ी गलती कर गया पाकिस्तान।
पाकिस्तान। बता दें हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने ली है। 3 जवानों की शहादत के बाद देश में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर से लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पुतले जलाए जा रहे हैं। भारतीय सेना भी आतंकियों को घेरने के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ घाटी में उतरी है। अब ऐसे में दोस्तों खबर यह है कि पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह लग रहा है कि अनंतनाग का बदला लेने के लिए भारत की मोदी सरकार कभी भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां हिमाचल से बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, राज्य में हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की है मांग। बता दें कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखकर हिमाचल में भारी बारिश से हुए नुकसान और भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि साल 2013 में केदारनाथ त्रासदी की तरह हिमाचल आपदा को भी राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। अनुमान है कि भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से राज्य को करीब 8,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चिट्ठी में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है और साथ ही राज्य के पुनर्निर्माण की भी अपील की है। बता दें कि भारी बारिश और बाढ़ के चलते हिमाचल के कुल्लू और मंडी जिलों में भारी तबाही हुई है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें जहां संविधान की प्रति लेकर यानी फोटोकॉपी लेकर नई संसद में प्रवेश करेंगे PM मोदी जी। आखिर विशेष सत्र में किस दिन क्या होगा आपको बता दें। आगामी 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। 5 दिन के इस विशेष सत्र के पहले 17 सितंबर को नए संसद भवन के गज द्वार पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। ये संसद की नई इमारत में पहला और औपचारिक ध्वजारोहण होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ नई संसद के गज द्वार पर तिरंगा लहराएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद रह सकते हैं। जी हां, इसी दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जब प्रधानमंत्री पुरानी संसद से नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे तब वे अपने साथ भारतीय संविधान की एक प्रति अपने हाथों में रख सकते हैं। नई संसद भवन में संविधान हॉल भी बनाया गया है। इसमें देश की संवैधानिक विरासत की प्रदर्शनी लगाई गई है। बहरहाल दोस्तों एडवांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हैप्पी बर्थडे मोदी जी जरूर कहिएगा ताकि सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू उनको मोदी जी को बर्थडे का विश पहुंच सके आप लोगों के द्वारा। चलते अगली खबर की तरफ जहां अभी तिहाड़ जेल में ही बना रहेगा मनीष सिसोदिया का ठिकाना, सुप्रीम कोर्ट से हाथ लगी निराशा। बता दें आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्हें अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। सिसोदिया ने जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन निराशा हाथ लगी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार किए जाने के बाद से सिसोदिया जेल में बंद है। उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते अंतरिम जमानत मांगी थी। कोर्ट ने इसे 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने शुक्रवार को सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की। सिसोदिया की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें मामले पर बहस करने के लिए 2 से 3 घंटे की आवश्यकता है। बहरहाल दोस्तों ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक